बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज की जो वीडियो है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं 2-3 जो बड़े अहम पॉइंट्स हैं उस पे मैं बात करूंगा, और इसके अलावा कुछ दोस्तों के सवालात हैं, जैसे एफएलआर के हवाले से हैं, फ़ी वेवर के हवाले से लिखा हुआ है। ये किसी ने एक सवाल है कि जी असाइलम का इंटरव्यू रिफ्यूज़ल है तो उसके बाद की क्या सिचुएशन है? फिर उसके बाद अगर स्किल्ड वर्कर वीज़ा वाला बंदा असाइलम अप्लाई कर दे तो क्या होगा? ये एक बड़ा अहम सवाल है, और एडमिन रिव्यू के हवाले से भी कुछ सवाल आते हैं। लेकिन उससे पहले जिसकी वजह से मैंने आज की ये वीडियो करना चाह रहा हूँ, वो 2 पॉइंट्स हैं जी। एक तो पॉइंट जो है वो सेटलमेंट के हवाले से है, जो ईयू सेटलमेंट जो है उसके हवाले से है, और सेकंड जो है वो असाइलम और परमिशन टू वर्क के हवाले से। चलिए, परमिशन टू वर्क वाला जो है वो शॉर्ट आंसर है, पहले मैं उस पर बात कर लेता हूँ, फिर बैक टू ईयू सेटलमेंट पे। देखिए, अगर किसी शख्स का के पास पहले परमिशन टू वर्क नहीं होता, और अगर तो किसी के पास परमिशन टू वर्क है, जैसे कोई स्टूडेंट है, स्किल्ड वर्कर वीजे पे है, या कोई और किसी भी वीजे पे है, तो जब तक उसकी एप्लीकेशन जो है फाइल वो जब करता है, और उसका पहला जो परमिशन टू वर्क अगर उसके पास होती है, तो उसकी परमिशन टू वर्क जो है वो कंटिन्यू रहती है। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। अगर एक शख्स के पास राइट टू वर्क नहीं है, परमिशन टू वर्क नहीं है, किसी भी वजह से वो ख़त्म हो चुका हुआ है, तो अगर उसका असाइलम जब वो क्लेम करता है, तो उसको राइट ऑफ वर्क जो होता है, परमिशन टू वर्क नहीं होता। लेकिन क्या वो परमिशन टू वर्क ले सकता है? द आंसर इज यस। अगर उसके केस को, पेंडिंग केस को 1 साल हो जाता है, एंड इस स्टिल केस जो है वो पेंडिंग है, तो फिर वो होम ऑफिस को रिक्वेस्ट डाल सकता है। उसका राइट नहीं है, लेकिन वो रिक्वेस्ट डाल सकता है कि जी मुझे परमिशन टू वर्क जो है वो काम करने की इजाज़त जो है वो दी जाए, तो उसको फिर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में जो है वो परमिशन मिल सकती है। अच्छा, अब क्या असाइलम जो है वो रिफ्यूज़ल हो गई, और उसके बाद वो केस जो है वो अपील पे पेंडिंग है, तो क्या तब भी वो परमिशन टू वर्क की एप्लीकेशन डाल सकता है? वहां पे भी आंसर ये है कि अगर किसी की अपील या ऐसी सिचुएशन जो है वो 1 साल से पेंडिंग है, तो फिर जो है वो तब भी वो परमिशन टू वर्क के लिए एप्लीकेशन वो डाल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ के जी के उनके पास वो कोई बेनिफिट्स नहीं ले रहे हैं, या अच्छा देखिए, क्या इस तरह की सिचुएशन में वो सिर्फ आपका राइट समझ के आपको अलाउ करते हैं, या आपके बाकी सर्कमस्टांसेस को भी देखते हैं वो उसमें आपके? लेट्स से अगर किसी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट किसी की नहीं है, या किसी को कोई जो नेशनल असाइलम सीकर सपोर्ट होती है सेक्शन 95 वो नहीं कोई ले रहा। सो इस तरह के मुख्तलिफ जो इश्यूज होते हैं, या मुख्तलिफ हर बंदे के कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस होते हैं, जिसकी बेस के ऊपर होम ऑफिस जो है वो आपको परमिशन टू वर्क दे सकता है। सो उसमें ये कहना कि जी कि मेरे फलां बंदे ने एक एप्लीकेशन फाइल की, उसको परमिशन टू वर्क जल्दी आ गया, मेरी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ उन्होंने कर दिया, उसको एप्लीकेशन की उसकी एक्सेप्टेंस हो गई, मेरी अभी तक होल्ड पे है, या मुझे परमिशन नहीं दे रहा है। सो ये कहना जो है मैं समझता हूँ बड़ा नाइंसाफ़ी होता है। उसकी वजह ये होती है कि होम ऑफिस के केस वर्कर जो होते हैं वो हर केस को इंडिविजुअल नोयत पे देखते हैं। क्या इस शख्स के सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं, इसकी एज क्या है, इसके बाकी फैक्टर्स क्या हैं, इसकी हेल्थ कंडीशन क्या है, इसके फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है, ये किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है, इस केस की क्रेडिबिलिटी कितनी है। बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं परमिशन टू वर्क की एप्लीकेशन में। अब आते हैं जी ईयू सेटलमेंट के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। हमारे एक दोस्त ही हैं, उन्होंने मेरी आज उनसे बात हो रही थी, तो वो चाह रहे थे कि मैं इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँ। सो एक शख्स जो है उसने लेट्स से किसी यूरोपियन से शादी की। अब उसको यहाँ पे रहते हुए गुजर गया टाइम जो है। इस सवाल के जो है 2-3 पार्ट्स में मैं बात करूंगा, ताकि आपको शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। खान साहब, आपके लिए भी यही है। अगर तो किसी शख्स की शादी हो गई, प्री सेटलमेंट है उसके पास, या वो ईयू नेशनल के साथ जो वो रहते हैं, और उसके बाद जो है लड़ाई झगड़ा, डोमेस्टिक अब्यूज़ या बाकी इस तरह की चीज़ें जो हैं 1 हफ्ते बाद स्टार्ट हो गई, 10 दिन बाद स्टार्ट हो गई, तो क्या अब आपको 5 years वेट करना पड़ेगा सेटलमेंट लेने के लिए? द आंसर इज़ नो। अगर आप जेन्युइन तौर पे विक्टिम हैं डोमेस्टिक अब्यूज़ के, डोमेस्टिक वायलेंस के, या इससे रिलेटेड किसी भी इश्यूज़ के, तो आप चाहे मेल हो या कोई फीमेल हो, तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर आप डीवी की एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का क्लेम जो है वो फाइल कर सकते हैं। अगर आपका केस जेन्युइन है, तो होम ऑफिस आपको आईएलआर जो है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, जिसको सेटलमेंट कहते हैं,
वो फौरी दे सकते हैं अगर केस जेन्युइन हो। सो इन दिस केस जो है ऑन द बेसिस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक अब्यूज, यू डोंट नीड टू वेट फॉर 5 years के जी के मैंने अब इनके साथ में रहता हूँ, मुझे प्री सेटल मिले हुए 2 हफ्ते हो गए हैं, 2 months हो गए हैं, अब मैं 5 साल तक जो है अपनी वाइफ का या हस्बैंड का जुल्म बर्दाश्त करूंगा मैं, या मैं करूंगी कि मैं उसकी मार कुटाई, गाली गलोच, अब्यूज, हर चीज़ को मैं सब 5 साल 5 years इसलिए बर्दाश्त करूं कि आफ्टर 5 years जो है मुझे सेटलमेंट लेनी है? नहीं। होम ऑफिस ये कहता है कि चाहे ये आपका प्री सेटलमेंट पे हो, या आप स्पाउस वीज़ा पे हो, या आप डिपेंडेंट, जो भी आपका वीज़े की कैटेगरी, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आज का फोकस मेरा ज़्यादा प्री सेटलमेंट और सेटलमेंट के ऊपर है, सो इसलिए उस तरह की सिचुएशन में चाहे आपको यूके में आए हुए 1 हफ्ता हुआ है, 1 week हुआ है, और उसके बाद आप डोमेस्टिक वायलेंस या अब्यूज़ के विक्टिम हो गए हैं, तो आप जो है डीवी फाइल कर सकते हैं। सो उसके अगर आपका केस जेन्युइन है तो अगेन कहूँगा आपको वो ILR, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, सेटलमेंट दे देते हैं। अब आते हैं इस दूसरे पार्ट की तरफ। क्या जो है रीटेन्ड राइट ऑफ रेजिडेंस जो है वो मैं फाइल कर सकता हूं? रीटेन्ड राइट ऑफ रेजिडेंस में ये 3 डिफरेंट है। नंबर 1, डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज वो होता है जहां पे आपका लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, कुसोनमुखी के अलावा जो है आपके फाइनेंशियल अब्यूज जो है, आपका कंट्रोलिंग बिहेवियर जो है, आपका मुख्तलिफ तरीके से एक दूसरे को तंग करना जो है, आपको पेरेंट्स से बात ना करने देना, आपको गलत तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर आप क्यों हैं, आपके फाइनेंस को कंट्रोल कर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अंडर डीवी की जो मुख्तलिफ कैटेगरीज आती हैं ये उसमें आ जाती हैं। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। रीटेन्ड राइट ऑफ रेजिडेंस वो होता है जहां पे आप की मैरिज को जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3 years हो चुके हों, लेकिन अब आपका रिलेशनशिप जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, वो कंटिन्यू नहीं चल पा सकता किसी ना किसी वजह से। अब उसमें लाजमी नहीं है कि जी कि आपका डोमेस्टिक वायलेंस का होना, कि जी को डोमेस्टिक वायलेंस है तो ये इसी वजह से है। आप दोनों ने अपना माइंड सेट, जो आपका माइंड चेंज हो गया, आपकी जो वाइफ है या जो आपका पार्टनर है वो कहता है जी लो जी बस हो गई, अब हम साथ में इकट्ठे नहीं चल सकते हैं, चलो बैठते हैं हम दोनों कप ऑफ कॉफ़ी जो है वो पीते हैं इकट्ठे, और उसके बाद हम एक दूसरे को बाय बाय कर देते हैं। सो वो कहते हैं ना कि जिस कहानी का अंजाम अच्छा ना हो तो उसको कोई अच्छा सा अंजाम या एंड दे के छोड़ना जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। सो अच्छा सा कप ऑफ कॉफ़ी जो है वो पिया किसी जगह पे और कहा लो जी तुम्हारा वो रास्ता मेरा वो रास्ता, हम दोनों जो है वो सेपरेट हो रहे हैं। अब इसमें क्या आपको डिवोर्स फाइल करना आपके लिए मस्ट है या आपको सेपरेशन ही काफ़ी है? दोनों कंडीशंस में जो है वो चूंकि होम ऑफिस का आपके सेपरेशन से ताल्लुक है, आपकी डिवोर्स या बाकी चीज़ें आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देती हैं, आपको एडिशनल एक एविडेंस आपकी जो आप कह रहे होती हैं उसको स्टैंप कर देती हैं, लेकिन इट्स नॉट अ मैंडेटरी कि जी आप कहें कि जी कि मैंने पहले मैं डिवोर्स फाइल करूं उसके बाद ही रीटेंड फाइल करूं। सो उसमें आपका 3 साल रिलेशनशिप था, अभी वो रिलेशनशिप किसी ना किसी वजह से ख़त्म हो गया है, मैरिज ब्रेकडाउन हो गई या आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, तो फिर आप रीटेन्ड राइट ऑफ रेजिडेंस जो है वो आप उसके लिए एप्लीकेशन उसमें आप डालते हैं, फिर उनको बताते हैं कि जी कि हमारा ड्यू टू सो एंड सो रीजंस की वजह से हम साथ में अब नहीं चल पा रहे हैं। सो उसमें क्या होता है रीटेन्ड के राइट के केस में आपको जिस वक्त वो लेट्स से आप इस केस में आपको ज़ाहिर है आपकी 3 साल की शादी थी, अब आप 3 years and 10 months के 3 years and 10 days के बाद या 3.5 साल के बाद जो है आपका इशू आ गया, आपने उसके बाद जो है रीटेंड का केस फाइल कर दिया, तो क्या आपको रीटेंड के बाद डायरेक्ट सेटलमेंट मिल जाएगी? द आंसर इज नो। वो आपको फर्दर जो है 1.5 साल जो है वो मजीद गुजारना पड़ेगा ताकि आपके 5 years जब कंप्लीट होंगे फिर वो आपको सेटलमेंट देंगे। लेकिन नॉर्मली वो होम ऑफिस की तरफ से क्या होता है कि जब आपने लेट्स से 3.5 या 4 साल के 4 years की हम बात कर लेते हैं, 4 years के बाद आपने रीटेंड का केस फाइल किया, अब आपको होम ऑफिस जो है वो दोबारा से प्री सेटलमेंट दे देता है। फिर आप वहाँ पे बाज़ लोग जो हैं वो घबरा जाते हैं कि लो जी मेरे तो पहले ही 4 साल गुजर चुके थे, अब मुझे इन्होंने फिर 5 साल की प्री सेटलमेंट दे दी, तो इसका मतलब है मेरे तो 9 years हो गए सेटलमेंट, मुझे 9 years के बाद मिलेगी। नहीं, आपके जिस वक्त वो उन्होंने दोबारा आपको प्री सेटलमेंट दे देते हैं तो आप 1 साल वेट करने के बाद, चूंकि ये जो सेटलमेंट का लॉ है ये 5 years का है, तो आपका 1 साल जब गुजरता है तो डजंट मैटर, आपके रिमेनिंग उसमें प्री सेटलमेंट के कार्ड पे 4 साल बाकी हैं, आपका जो ही 1 साल निकलेगा आप 5 years के बाद जो है वो सेटलमेंट अप्लाई अपनी कर सकते हैं। सो वहाँ पे कंडीशन ये आ जाती है कि चूंकि आपने ऑलरेडी इनको होम ऑफिस को इन्फॉर्म किया होता है तो आपकी गलत बयानी नहीं आती, आपका ये नहीं लगता है कि जी आपने किसी तरीके से जो है वो उनको ये
कुछ कोई गलत कहा है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो वेट करते हैं कि जी हमारे 5 ईयर्स पूरे हो जाएं और 5 ईयर्स के बाद जो है वो हम अप्लाई कर देंगे सेटलमेंट डायरेक्टली, तो होम ऑफिस को कैसे पता चलेगा। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि बहुत से केसेस में मैं चूंकि किसी पे क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा कि चूंकि कि क्या होम ऑफिस बाज़ का ऐसे ही बहुत से लोगों को वीज़ाज दे देता है, या जो बहुत से लोगों की लक अच्छी होती है वो मिल जाता है। मैं यहाँ पे सब कानून की बात कर रहा हूँ, लॉ की बात कर रहा हूँ। आपने 5 ईयर्स गुजर गए, आपने सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर दिया, बाज़ का जो है वो निकलने को आए तो वो कहते हैं हाथी निकल जाता है, बाज़ का वो अटकने को आए तो वो जो टेल है वो ऐसी अटकती है बाज़ का कि बंदा पूरा हाथी निकला हुआ और टेल फंसी रहती है, और उसके बाद बंदा कई के साल जो है ये एक ग्रिप में रहता है। ये एक अनफॉर्चुनेटली ये इमिग्रेशन का ये एक अलमिया है कि इस तरीके से मैंने बहुत से केसेस में देखा है ऐसे कि एक बंदे का बड़ा अच्छा केस होता है, वो सारी चीज़ें, दो दोस्त हैं, लेट्स से 2 फ्रेंड्स हैं, दोनों ने असाइलम क्लेम किया, एक का असाइलम एक्सेप्ट हो जाएगा, दूसरे का बेचारे का रिफ्यूज़ हो जाएगा, दोनों एक ही रूम में रहते हैं, दोनों की सेम ग्राउंड्स हैं, दोनों का एक ही केस है, दोनों का एक ही वकील है, दोनों ने सेम टाइम जाके इंटरव्यू दिया, एक को स्टेटस मिल गया, दूसरा की रिफ्यूज़ल आ गई, ओवरस्टे हो गया, इलीगल हो गया। पिछले 12 साल से जो है वो बंदा बेचारा केसेस पे केस लड़ रहा है, केस लड़ रहा है, लेकिन उसका बन कुछ नहीं रहा। 12 साल हो गए, 13 साल हो गए, 15 साल से ऐसे हैं। लेकिन अब इसमें मैं तो स्वाय लाख के अलावा इसको कुछ नहीं कहूँगा, कानून तो दोनों पे सेम ही था। अब हम आते हैं EU सेटलमेंट की। सेटलमेंट अप्लाई किया आपने 5 ईयर्स के बाद, अब उस सेटलमेंट का क्या बना? बॉदरेशन ही कोई नहीं है। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देके, आप 5 साल पहले आए थे, आपका ये डॉक्यूमेंट्स है, वाइफ है, ये है, फलां, ये सब, आपको सेटलमेंट मिल गई। बहुत से केसेस में क्या अब हो रहा है, एक बंदे ने सेटलमेंट अप्लाई की 5 ईयर्स के बाद, उसकी सेटलमेंट के वक्त उन्होंने भेज दिया। क्या आपकी वाइफ अभी भी आपके साथ हैं? क्या आपका रिलेशनशिप अभी भी ठीक है? आपका ये कंसेंट फॉर्म साइन कीजिए, हम आपका इंटरव्यू कॉल करेंगे, हम आपको इंटरव्यू करेंगे। वो इस तरह की चीज़ें, अब वो वाइफ मौजूद नहीं होती। वाइफ बाज़ कहती है कि जी मैं तो तुम्हारे साथ इंटरव्यू नहीं दूंगी। मैंने वो कई बंदों की वाइफ सचमुच में साथ में नहीं होती, कई लोगों की साथ होती हैं तो वो कहती हैं जी मैंने साथ में नहीं आना। अब जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन होगी कि वाइफ साथ में है और वो कहती है मैंने नहीं आना, फिर क्या करेंगे आप? वहां पे क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे, आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वाइफ आपकी आ नहीं रही। तो वहां पे क्या आपको सेटलमेंट वो देंगे? नहीं देंगे। वहां पे आपकी केस की रिफ्यूजल वो आएगी। उसकी वजह ये है, वो कहते हैं कि जी अगर आपका फड्डा था, अगर आपकी लड़ाई थी, आपका झगड़ा था, आपका रिलेशनशिप साथ में नहीं था, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आपने सेटलमेंट डायरेक्ट अप्लाई की? आपने उस वक्त रीटेन राइट का केस जो है वो क्यों नहीं फाइल किया? आपने उस वक्त हमें क्यों नहीं बताया कि आपके अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, या आपकी वाइफ आपके साथ नहीं है, या आपकी वैसी अब वो साथ में नहीं रहती, छोड़ गई हैं, चली गई हैं, वो जो भी आपके सिचुएशन थी। सो अब इस तरह की सिचुएशन में तीनों कैटेगरीज जो हैं वो डिफरेंट आ जाती हैं। सो मैं बीइंग एक वकील, मैं ये समझता हूँ कि आपको रादर देन ये बैठ के सोचना कि जी के कोई कुछ नहीं होगा, मैं आराम से 5 ईयर्स बाद सेटलमेंट अप्लाई करूँ, आराम से सेटलमेंट आ जाएगी, क्योंकि मेरे फलां दोस्त ने भी चुप करके अप्लाई किया था सेटलमेंट, और उसने जो है वो उसको सेटलमेंट मिल गई, तो फड्डा नहीं बना तो मेरा भी नहीं बनेगा। हर बंदे की लक अच्छी नहीं होती, वो चलना आपको पड़ता है। आपको आगे से, वो कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो एक तिफल कहते हैं बच्चे को, एक बच्चा क्या गिरेगा जो ऑलरेडी वो क्रॉलिंग कर रहा है, डेढ़ दे। सो जो क्रॉलिंग करने वाला बच्चा है उसने क्या गिरना है? तो गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। सो उसमें बहुत से लोग जो वेट करते रहते हैं कि नहीं जी जब 5 साल पूरे होंगे या बीवी ने मिन्नत तरला करके फिर हम केस को फाइल करेंगे, उसकी बजाय बेस्ट ऑप्शन ये होता है, अगर आप लड़ाई झगड़ा इस तरह की चीज़ें हैं, डोमेस्टिक वायलेंस फाइल कीजिए। अगर आपके सिचुएशन में कोई इस तरह की है कि वो साथ में नहीं रहती या कोई और प्रॉब्लम है, तो रीचेंज का राइट का केस फाइल कीजिए। अब अगर आप कहते हैं कि मैं सेटलमेंट भी अप्लाई कर दूं और साथ में मैं वहां पे उनको बता दूं कि जी के मेरे इस तरह के इश्यूज भी हैं और वो मेरे साथ में लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है, तो मेरा अब्यूज़ भी मैं हूं, और लेकिन उसके बावजूद अगर होम ऑफिस आपको देखे फाइल बगैर आपको सेटलमेंट दे देता है, तो ये आपकी, मैं समझता हूँ, लक तो है ही है। लेकिन अगर आपकी दूसरी पार्टी को ये पता चल जाता है कि इस बंदे ने सेटलमेंट जो है वो किस बेस पे लिया, अगर तो आपकी सेटलमेंट जो है वो रीटेन्ड राइट ऑफ रेजिडेंस की बेस के ऊपर हुई है, यू आर सेफ। और अगर वो रीटेन्ड राइट ऑफ रेजिडेंस की बेस पे नहीं हुई, आपकी सेटलमेंट हो गई, आपने कहा जी ये मेरी वाइफ है, ये मेरे ऐसे मामला थे, मेरे सेटलमेंट मुझे दे दे, उन्होंने चुप करके आपको सेटलमेंट दे दी, तो इस तरह की सिचुएशन में आपकी दूसरी पार्टी, आपकी वाइफ या हस्बैंड, जो भी आपकी सेकंड पार्टी है, उनके पास लीगल राइट है
कि वो होम ऑफिस को लिख सकते हैं कि जी के देखिए मैंने इनको प्री सेटलमेंट दिलवाई थी, मैं इनके साथ 5 साल से रहती हूँ या रहता हूँ, तो उसके बाद जो है मेरे तो इनके साथ पिछले 1 साल से ताल्लुक ही नहीं था, मेरी लड़ाई झगड़ा थी, मैंने तो इनको सेटलमेंट नहीं दिलवानी थी, तो इन्होंने किस बेस के ऊपर अपनी सेटलमेंट ली है, इस केस को पुटअप किया जाए। होम ऑफिस के पास लीगल राइट होता है कि वो आपको ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, यूजिंग अ फेक डॉक्यूमेंट्स और गिविंग अ कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ योर वाइफ और हस्बैंड जो है वो आपका वीज़ा जो उन्होंने सेटलमेंट का दिया होता है उसको कर्टेल कर सकते हैं। ये होम ऑफिस का जो है वो ये लीगल राइट होता है जी। वीडियो काफ़ी लंबी होगी जी, 15 मिनट की हो गई है। सो ये जो बाकी कुछ 4 सवाल हैं मैं जल्दी से उसको भी पढ़ दूँ। अगर स्किल्ड वर्कर वीज़े वाला बंदा असाइलम अप्लाई करे तो क्या उसको फुल टाइम अलाउड होगा? इसका मैंने जी शुरू में मैंने आपको जवाब दे दिया कि जो उसका पहला स्टेटस होगा वो चलता रहेगा। और उसके बाद क्वेश्चन आ गया जी कि इफ़ आई विल अप्लाई फॉर एडमिन रिव्यू थ्रू सोलिसिटर विल गेट आंसर क्विकली। देखिए होम ऑफिस जो है वो बहुत सी चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में देखता है कि केस में आप एविडेंस क्या दे रहे हैं, बाकी चीज़ें क्या दे रहे हैं। सो इसलिए ये मैटर नहीं करता कि जी कि आप वकील के थ्रू करेंगे तो फिर जल्दी आएगा, आप बैरिस्टर के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा जल्दी आएगा, आप खुद से करेंगे तो लेट आएगा। उन्होंने लॉ के कानून के मुताबिक जो आपकी सिस्टम को जो देखना होता है जी। अच्छा जी, क्विक क्वेश्चन प्लीज, आई रिसेंटली सबमिटेड अ वीजा एप्लीकेशन विद इन फ्रॉम यूके एंड माई बायोमेट्रिक आर शेड्यूल्ड फॉर सितंबर। इन द मीन टाइम माई एम्प्लॉय रिक्वेस्ट फॉर एन ECC चेक, डज इट रिजल्ट ऑन अ पॉजिटिव आउटकम? देखिए ये इस तरह की सिचुएशन के ऊपर जब तक वो बाकी चीज़ों को ना देखा जाए कि कौन सी आपकी कैटेगरी का वीज़ा था, एम्प्लॉयज के क्या मामला थे, बाकी चीज़ें क्या हो रही हैं, सो बड़ा डिफिकल्ट सा होता है इस तरह के सिचुएशन पे जवाब देना। सर विजिटर वीज़ा वाला का असाइलम केस को क्लियर होने में कितना टाइम लगेगा? मुझे नहीं पता जी। आपने क्योंकि विजिटर का मतलब है आप आइए, विजिट कीजिए और कंट्री लीव कर दीजिए। लेकिन अगर किसी के सर्कमस्टांसिस ऐसे थे कि उसको असाइलम करना पड़ा, सो इट्स ऑल डिपेंड कि उसने किस बेस पे असाइलम किया, उसने कौन सी एविडेंस उनको दी, कितना सॉलिड उनका केस था, इट्स ऑल डिपेंड जो है। क्या जी सर जी, अगर आप महसूस ना करें तो कनाडा में मेरे क्लास फेलो हबीबुर रहमान है, अगर चलते चलते रास्ते में मुलाकात हो जाए तो भी मेरा सलाम कह दीजिएगा। शुक्रिया सर जी। भाईजान मुझे क्या पता है आपके क्लास फेलो हबीबुर रहमान साहब कनाडा में कहाँ पे घूमते हैं और मैं चलते चलते उनको कैसे सलाम करूँगा। अगर हबीब साहब ये वीडियो देख रहे हैं, हबीब साहब आपको बैठे बैठे सलाम, और इंशाल्लाह दोबारा मैं आया वहाँ पे तो मैं फिर आपको लाजमी मिलूँगा। लेकिन चलते चलते से आपने जो है भाई साहब खालिद भाई, अगर तो वो आपके दोस्त हबीब साहब नियाग्रा फॉल या CN टावर के आसपास कहीं मांगते हैं तो फिर तो मैंने उनको देखा होगा और अगर वो मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं तो मैं चलते चलते उनको कैसे सलाम कर सकता था। लेकिन भारत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपका सवाल। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।